जिंदगी इस कदर मोड़ लेती है दुनिया वालों की तरह, जैसे दुनिया मोड़ती है उसी तरह ज़िंदगी भी मोड़ लेती है। सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, आज के इस सेशन में हम सिगमंड फ्रायड के बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, सीटेट की जान कहे जाते हैं। सिगमंड फ्रायड महोदय मनोविश्लेषणवाद के जनक है। किसके जनक है तो? मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है तो? सिगमंड फ्रायड महोदय। और सिगमंड फ्रायड महोदय ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। निवासी तो हालांकि सीटेट में नहीं पूछता है, यूपी टेट में पूछता है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है उसको हम बताते हैं। और इन्होंने खोज क्या किया था तो मनोविश्लेषणवाद की खोज की थी। इन्होंने, फ्रायड महोदय ने मन का अध्ययन करके 3 प्रकार के मन के बारे में बताया। तो मन का अध्ययन किसने किया था? फ्रायड महोदय ने। कितने स्टेप दिए थे? 3। कौन कौन से? एक होता है चेतन मन, एक होता है अर्धचेतन मन, और तीसरा होता है अचेतन मन। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन 3 प्रकार से है: चेतन, अचेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन मन में क्या होता है? जो हम लोग वर्तमान में विचार जो करते हैं, वर्तमान रूप में जो भी सोचते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी गणना करते हैं, ये सभी किसका है? चेतन मन में। जैसे आप अगर कहीं जा रहे हो, किसी का नाम पूछ लो, तुरंत बता देगा, वो तुरंत आंसर दे देगा। तो यह जो क्रिया होगी यह चेतन मन के द्वारा होती है। तो सीटेट में प्रश्न इसी से संबंधित पूछता है कि अगर किसी बालक से प्रश्न तुरंत पूछा गया और बालक ने तुरंत उत्तर दिया तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार यह कौन सा मन होगा? तो चेतन मन होगा। अर्धचेतन मन में क्या होता है? इसमें बच्चा तुरंत उत्तर नहीं दे पाता, बल्कि कुछ सोच विचारने के बाद वह उत्तर देता है। जैसे कोरोना कब आया? अगर किसी बच्चे से प्रश्न पूछोगे या किसी से भी पूछोगे कोरोना कब आया, तो वह कुछ सोच विचार करके उत्तर देगा। यानी यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? अर्धचेतन मन की प्रोसेस कहलाएगी। उसके बाद तीसरा मन है अचेतन मन। अचेतन मन में वह प्रोसेस होती है, यानी जो कुछ भी हम भूल जाते हैं, सारी चीज़ जो हम कुछ भी भूल जाते हैं वो सब किस में चला जाता है? अचेतन मन में। तो प्रश्न पूछ सकता है सीटेट में कि अगर कोई बच्चे से प्रश्न किया गया और वह उत्तर देने में असमर्थ है या उसको पूरी तरह से भूल चुका है, तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार यह किस मन के अंतर्गत आएगा? तो आएगा अचेतन मन के अंतर्गत। जैसे हम लोग रात में सपना देखते हैं, कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जो फिर भूल जाते हैं, तो वही जो सपना हम भूल जाते हैं वह कौन सा होता है? अचेतन मन में चला जाता है। चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन। जो तुरंत उत्तर मिल जाए चेतन मन, थोड़ा सोचने के बाद उत्तर मिले अर्धचेतन मन, और जो बिल्कुल याद ही नहीं आए वह कौन सा हो जाएगा? अचेतन मन। और फ्रायड महोदय ने व्यक्तित्व को भी अध्ययन किया। यानी फ्रायड महोदय ने व्यक्तित्व का अध्ययन करके 3 चीज़ बताया। कि कितने चीज़? 3 चीज़ बताएं। प्रश्न पूछेगा कि फ्रायड महोदय के अनुसार व्यक्तित्व के अध्ययन करने के बाद व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। एक इड होता है, एक ईगो होता है और एक होता है परा अहम या सुपर ईगो। प्रश्न यहाँ से जरूर उठते हैं हर एग्जामिनेशन में सीटेट के। इद को हम और ईगो को परा अहम कहते हैं और सुपर ईगो को हम क्या कहते हैं? पराहम। इद क्या है? प्रश्न पूछा जाता है कि अगर कोई बच्चा कि अगर शारीरिक मूल की आवश्यकता में, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। शारीरिक मूल की आवश्यकता क्या है? जैसे भूख, प्यार, सेक्स, ये सभी शरीर की मूल आवश्यकता है। तो इद क्या करता है? जो शरीर की मूलभूत आवश्यकता है इसको पूरा करने का
काम करता है, यानी जिसके अंदर ये ईद अधिक रहेगा तो वह गलत काम ज़्यादा करता है, जैसे भूख, प्यार, सेक्स, ये सभी। दूसरा है अहम। अहम मतलब जो ईद सोचता है, अहम उसी का क्या करता है, योजना बनाता है। जैसे ईद में अगर बच्चे को भूख लगी है तो अहम कहता है कि यह रास्ते में अगर जा रहा है, फल देखेगा, फ्रूट देखेगा तो वह सोचेगा इसको चुरा के खा ले या मांग के खा ले। ये सभी योजना बनाने का काम कौन सा करता है, तो अहम करता है। और यह नैतिक सूत्रों के अनुरूप करता है, यानी जो योजना बनाने का काम कौन करता है, अहम करता है। और तीसरा है परा अहम, जिसको हम कहते हैं सुपर ईगो। अब सुपर ईगो जिस व्यक्ति में ज़्यादा होगी वह नैतिकता उसमें भरी रहेगी, यानी वह भी कोई भी काम करेगा उसके पहले 10 बार सोचेगा, यानी बुरा काम नहीं करेगा। अब इस तीनों में से जिस व्यक्ति में अधिक, जो अगर पहला वाला ईद वाला अधिक है तो वह कोई भी काम झट से करेगा। अहम वाले से उस कार्य की योजना बनाता है कि कैसे करना है। और पराअहम जिसके व्यक्तित्व के अंदर पाई जाती है वह नैतिक मूल्य वाला व्यक्ति होता है, यानी किसी भी काम को करने के लिए 10 बार सोचता है। नेक्स्ट, फ्रायड की विकास अवस्थाएं। फ्रायड महोदय ने विकास की अवस्था के बारे में भी बताए हैं। फ्रायड महोदय ने बताया कि विकास की 5 अवस्था होती है। कितनी अवस्था? 5 अवस्था। तो प्रश्न पूछ सकता है फ्रायड के अनुसार विकास की कितनी अवस्था है, तो 5 अवस्था। और फ्रायड व्यक्तित्व संबंधी विचारों के मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रायड ने ज़्यादातर जो 5 अवस्थाएं बताई हैं उन्हीं अवस्थाओं के आधार पर इनको मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत भी कहा जाता है। तो फ्रायड के 5 अवस्था कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। पहली अवस्था है मुखा, यहाँ मुखा रहेगा। मुखा अवस्था जो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बालकों में पाया जाता है, जो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक का बच्चा रहता है उसको मुखावस्था की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, दुग्धपान करता है, यानी जितने भी उसको अच्छी प्रेम कुछ भी करना रहेगा ज़्यादातर बच्चा मुख से ही करेगा, जैसे दुग्धपान करना, उंगली चाटना, ये सब चूसना, ये सभी। उसके बाद दूसरा स्टेप कौन सा आता है, जब बच्चा 1 से 3 वर्ष का होता है तो वह गुदावस्था में होता है। किस में होता है? गुदावस्था में। गुदावस्था में बच्चा मलमूत्र त्याग में आनंद प्राप्त करता है। पहले में मुखावस्था में मुख से कार्य करता तो उसे आनंद मिलता है, और दूसरे स्टेप में गुदावस्था यानी मलमूत्र त्याग करता है तो बच्चे को आनंद मिलता है। और तीसरी अवस्था जो होती है लैंगिक अवस्था। कौन सी? लैंगिक अवस्था। इसमें बच्चा 3 से 5 वर्ष का उम्र का बच्चा हो जाता है। और उसके बाद सुषुप्तावस्था। सुषुप्तावस्था में बालक कितने वर्ष का हो जाता है, तो 6 से 12 वर्ष का। इसमें बालक विद्यालय जाने लगता है, इसीलिए विद्यालय की अवस्था भी इसे कहा जाता है। और उसके बाद 5वीं अवस्था कौन सी है? जननिक अवस्था। जननिक अवस्था मतलब जनन करने की अवस्था, यानी इसे आनंद विषम लैंगिक हो जाता है, यानी अगर मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव रहेगा और फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्टिव रहेगा। तो ये 12 वर्ष के ऊपर के जो बालक होते हैं वे बालक फ्रायड के अनुसार जननिक अवस्था में होते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।